ये राजवी भी ना कम से कम बाहर जाने से पहले गहने तो अंदर रखती होती। इतने सारे नौकर हैं यहाँ पर, इतनी केयरलेस है। हाय। ओह सॉरी, मैं अभी उठा देती हूँ। वो क्या है ना कि कल की पार्टी में कौन सी ड्रेस और कौन से गहने पहनूं वो डिसाइड कर रही थी, और उतने में ही गौरव ने बाहर बुला लिया। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हाँ, ये उसी चाबी का इंप्रेशन है। मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवाई है। वाह, क्यों राजवी, क्यों तुमने इस चाबी की डुप्लीकेट बनवाई? जवाब दो राजवी। जवाब तो तुम्हें मुझे देने हैं सिद्धार्थ। वो क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? पहली बार जब मैंने तुम्हें उस चाबी के बारे में पूछा तो तुमने मुझसे झूठ कहा, और उसके दूसरे ही दिन मुझे वो चाबी तुम्हारे वॉलेट के पास मिली। उत्तरायण के दिन भी जब जब तुम उस बेसमेंट से निकल के आ रहे थे तब वो चाबी तुम्हारे पास ही थी। हाँ थी मेरे पास। क्या तुम मेरी जासूसी करोगी, चोरी करोगी तुम इस तरह से? तो क्यों चोर बनने पर मुझे मजबूर कर रहे हो सिद्धार्थ? मुझे जानना है कि वो कौन सा राज है जो तुम मुझे नहीं बता रहे। हाँ है ऐसा राज, लेकिन आज का नहीं। हमारी शादी होने के पहले का राज ही है, लेकिन तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो मेरा लेना देना जरूर है, क्योंकि तुम मेरे पति हो। और पति होने के सारे फर्ज निभा रहा हूं मैं, लेकिन तुम मेरे जीवन के इस पहलू के बारे में कभी मत पूछना। क्या मैंने तुमसे तुम्हारे अतीत के बारे में पूछा है कभी? अगर पूछते तो जरूर बताती सिद्धार्थ, पर तुम विश्वास नहीं रख सकते अपनी पत्नी पर। बता नहीं सकते कि क्या है तुम्हारा अतीत। डरते हो सिद्धार्थ कि वो राज जानने के बाद हम दोनों का साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये वो राज है जिसे मैं अपने आप से भी छुपाने की कोशिश कर रहा हूं। ये राज नहीं, नासूर है, नासूर है मेरी जिंदगी का। और अगर तुम मेरी पत्नी बनी रहना चाहती हो तो गलती से भी इस नासूर को खरीदने की कोशिश मत करना। और एक बात, मुझसे कभी मत पूछना कि इस चाबी से क्या खुलता है, और खुद कभी ढूंढने की कोशिश भी मत करना, वरना नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा राजवी।
अरे राजवी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारे मॉल वाले तो ये सोचते होंगे कि राजवी मैडम कहाँ गुम हो गई आज। बेटा, कोई परेशानी है? मम्मी जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ पूछो। मम्मी जी, ये किस ताले की चाबी है? सिद्धार्थ मुझसे क्या छिपा रहे हैं? कई दिनों से वो इस चाबी को लेकर मुझसे झूठ बोलते रहे, बातें बनाते रहे। और जब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिर इस चाबी का राज क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि ये कोई राज नहीं, नासूर है। हाँ, ये नासूर है उसकी जिंदगी का। पर बेटा, ये ऐसा कोई राज नहीं जिससे तुम्हें आज या जीवन में कभी भी कोई तकलीफ हो। ये बस सिद्धार्थ की अपनी पीड़ा है। मम्मी जी, आपको याद है जब मैं शादी करके इस घर में आई थी, तब आप ही ने मुझसे कहा था कि आज से सिद्धार्थ के सुख और दुख दोनों में मेरी साझेदारी। पर बेटा, कुछ बातें भुला देने में ही सबकी भलाई होती है। और जो बात सिद्धार्थ याद नहीं करना चाहता, तुम उसे क्यों याद करवाना चाहती हो? अगर सिद्धार्थ इसे याद नहीं रखना चाहते, तो उन्होंने ये चाबी संभाल कर क्यों रखी? फेंक क्यों नहीं देते इसे? नहीं मम्मी जी, ना वो इसे भूल सकते हैं और ना ही वो इसे भुलाना चाहते हैं। जिस याद को वो इस कदर अपने सीने से लगाकर जी रहे हैं, वो मुझे जानने का पूरा हक है मम्मी जी। क्योंकि आज नहीं तो कुछ साल बाद ये हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। सिद्धार्थ के लिए दुख का बोझ और मेरे लिए शक का बोझ। और मम्मी जी, हमारा संसार पिसके रह जाएगा, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं होता मम्मी जी। आई होप आप तो ये समझ पा रही होंगी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं समझती हूँ और जानती हूँ, एक पत्नी के तौर पे तुम्हें ये जानने का पूरा हक है। तो प्लीज मम्मी जी, बताइए ना कि आखिर इस चाबी का क्या राज है? एक मिनट। बताती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। ये राज तुम्हारे और मेरे बीच ही रहना चाहिए। बैठो। बेटा, ये बात तुम्हारे और सिद्धार्थ की शादी के पहले की है। तू नहीं तो चांद को जैसे पीलिया हुआ है। पीलिया यानी जॉन्डिस, जिसमें आंख और चमड़ी सब पीले हो जाते हैं ना। हाँ हाँ जानती हूँ मास्टर, आगे बोलो। तू नहीं तो चांद को जैसे पीलिया हुआ है और हवा ने भी जोगन का भेष लिया हुआ है।
पेड़ रोते हैं बागों में बैठकर, और मैं भी घूमता रहता हूँ तेरी यादों की गठरी समेट कर। तू नहीं होती है तो ये दिन भी गुजरता नहीं है, रात भर बस घूमते रहता हूँ। इसीलिए कल रात को ये कविता लिख डाली। कैसी लगी कविता? अच्छी है मास्टर, लाइए। हाँ? लेकिन किसी और को सुनाना मत, ये सालों की बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चलिए। सच कहूँ केसर, हाँ। शादी के बाद पहली बार ये अलग रहने का वक्त आया है ना, इसलिए यहाँ कुछ कुछ होता है। क्यों? ईश्वर के जन्म के समय में 4 महीना मैके जाके रही थी ना। उस वक्त तो पता था कि 4 महीने कब खत्म होंगे, पर इस बार तो पता ही नहीं है ना कि अलग रहने की सजा कब खत्म होगी। अरे अरे हाँ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ मैं। क्या? देखो। मोबाइल? हाँ, तुम तो हमेशा कहती रहती थी मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए। हमेशा आपके साथ तो रहती हूँ, पर अब ये मेरी जरूरत है कि तुम्हारे पास मोबाइल हो। मुझे जब भी तुम्हारी आवाज सुननी होगी ना, तुम्हें फोन कर दूंगा। मास्टर, हाँ। अब ये मोबाइल दिया है ना मुझे, तो अब अपनी कविता पवला को भी मत सुनाना। हाँ। मुझे ही सुना देना मोबाइल पे, मैं तो सब कुछ सहन कर लूंगी। अरे हाँ, हाँ। मेरे खर्राटे की भी रिकॉर्ड करके ले आया हूँ। अब तू आराम से सो सकती है। गजरा नहीं लाए? लाया हूँ ना। अरे गजरा नहीं बांधा तो मेरी सुबह ही नहीं होती है। हाँ, अभी भी ऐसा लगता है जैसे रात चल रही है। चलो, बांधो। मनहर कैसा है, और बच्चियाँ और ज्योत्सना? सब अच्छे हैं मास्टर। सिर्फ सोनल को रह रह के लगता है कि उसके कारण हमें अलग अलग रहना पड़ता है, तो उससे दुख आता है। वो मैं संभाल लूंगी, लेकिन वहाँ सब कैसे हैं? ईश्वर आया था हमारे कमरे में। अच्छा, हाँ, फिर उसने मेरे साथ बैठकर देसी चाय पी। फिर क्या, मैंने उसे कहा कि उसे बच्चों के कमरों में जाना चाहिए। हाँ। तो वो गया सिद्धार्थ के कमरे में, और फिर निराली के कमरे में। हाँ। हाँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है। क्या खाक अच्छी शुरुआत है? वो तो देसी चाय का नशा था, उतर गया। ईश्वर ने निराली के कमरे में निराली की दोस्त की तस्वीरें देखी। हाँ। वो दोस्त कौन थी पता है तुम्हें? कौन? देवकी शाह। हाँ, वही जिसने ईश्वर के अहंकार को चोट पहुंचाई है। बस फिर क्या, ईश्वर ने निराली की वो क्लास ली कि बस पूछो ही मत। और निराली? निराली ने भी डट के जवाब दिया। ईश्वर ने उसे फेल कर दिया, पर मैंने उसे पास कर दिया, फर्स्ट क्लास। मास्टर, अब अकेले वहाँ सब कैसे संभालोगे? मुझे तो डर है कहीं ईश्वर के तीनों बच्चे उससे अलग ना हो जाए। ईश्वर और उसके परिवार को मैं संभालूंगा, तू मनहर के परिवार को संभाल। हाँ बोलो मनहर, क्या बात है? हम अभी आते हैं। क्या हुआ? ईश्वर वहाँ पहुँच गया है। मनहर कह रहा था वो बहुत गुस्से में है। चलिए चलिए। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? कौन सा बदला ले रहे हो तुम लोग? इतनी अकल नहीं किसी में? किसके आश्रय में आकर बैठे हो ये भी पता नहीं? तुम जानते हो कि भगवान जी के साथ मेरी दुश्मनी है, फिर भी उसके दिए हुए घर में रहने आ गए सब लोग। कहां गए वो आदर्श? इतने आदर्श है तो किसी के सहारे क्यों जी रहे हो? मोटा भाई, हम लोग यहाँ भगवान जी भाई के सहारे नहीं जी रहे, बल्कि इस घर में रहने का भाड़ा दे रहे। किसी का मकान तो भाड़े पे लेना था ना। भगवान जी भाई ने इतनी मदद कर दी। क्यों मदद की ये नहीं जानते? इतने बेवकूफ हो। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, तुम्हें हथियार बनाकर मुझ पर वार करना चाहता है। तुम लोग यहां नहीं रह सकते। बांधो अपना सामान।
तुम्हारे लिए मांगरोल की ये टिकट ले आया हूं मैं। तुम जब तक यहां रहोगे मेरी इज्जत पर कीचड़ उछलता रहेगा। तुम सब आज ही मुंबई छोड़कर जाओगे। ईश्वर, तुम्हें कहीं सचमुच ये वहम तो नहीं हो गया है ना कि तुम मुंबई के मालिक हो? धरती का मालिक आज तक तो कोई नहीं बन पाया बेटा। इस वक्त मुझे फलसफा नहीं सुनना है बाप। मैं इसे और इसके परिवार को मांगरोल से उठाकर यहां ले आया मैं, वरना आज भी ये मांगरोल में पड़े होते। बड़े गर्व से माथा ऊंचा उठाकर घर से निकले थे तो बिना किसी के मदद लिए कर गुजरना था, और मदद ली भी तो मेरे दुश्मन की। इसने तुम्हारे दुश्मन की मदद नहीं ली है ईश्वर। हम लोगों को रास्ते पर बैठे देखकर भवान जी भाई ने अपनी गाड़ी रोक दी। रास्ते पे बैठे हर आदमी के लिए उनकी गाड़ी नहीं रुकती है। हमारे पास रुकी क्योंकि हम मोतीलाल मास्टर का परिवार हैं। तुमने हमेशा अपने बाप की गरीबी देखी। भगवान जी भाई ने मोतीलाल मास्टर के ज्ञान, सेवा, समर्पण, आदर्शों की कीमत जानी है। दो हाथ जोड़कर बोले, मोतीलाल मास्टर ने मांगरोल की कई पीढ़ियों पर उपकार किया है। ये इतना सा बदला चुकाने का अवसर दीजिए। ये सब उसकी चाल है बाप। 100 बात की एक बात, मनहर अब यहां नहीं रहेगा। वो आज ही मांगरोल चला जाएगा, आज ही। मैं नहीं जाऊंगा मोटा भाई। आज तक आपकी छत के नीचे रहता था, इसलिए आपका मान रखने के लिए मैं हमेशा चुप रहा। पर आज इतना कह रहा हूं, मेरे परिवार के सपनों को कुचलने की कोशिश मत कीजिएगा।